आज हम जानने और समझने वाले हैं उस बायो एनर्जी को, वो हमारे अंदर जो ऊर्जा चल रही है, हमारे एनर्जी को सपोर्ट कर रही है। समझने वाले 5 उस एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स के साथ 7 धातुओं के विज्ञान को। जो हम बिस्किट खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और अलग-अलग प्रकार के ड्रिंक्स लेते हैं। उस सब के बाद हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है, सब भी समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या हलचल हो रही है। क्या आपका शरीर आउट ऑफ ट्यून हो गया है? जानिए इसे फिर से रिचार्ज करने का वो प्राचीन विज्ञान। क्योंकि आउट ऑफ ट्यून हो जाता है ना, तभी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। उस टॉक्सिन्स को बॉडी में आइडेंटिफाई करना, समय रहते पहचानना और समय रहते बॉडी से बाहर निकालना, समझना हम सबके लिए जरूरी है। यही समझना जरूरी है, यही साइंस समझना जरूरी है। अगर आज का साइंस अगर आपने पूरा समझ लिया, तो अगर आप अल्टरनेट थेरेपी के फील्ड में हैं और अपने शरीर को आसानी से हेल्दी रख सकते हैं, और कुछ समस्या हो गई है उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। इसलिए अपने आंतरिक ब्रह्मांड को समझना जरूरी है। कहते हैं यद ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, हम ब्रह्मांड की एक इकाई हैं। तो ब्रह्मांड का अंश, प्रकृति का अंश हमारे अंदर है। वही अंश जो प्रकृति को बनाती है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, वही हमारे अंदर भी है। जिस तरीके से चाइनीज थेरेपी में कहते हैं वुड, अर्थ, वाटर, फायर और मेटल, यही 5 जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा क्रिएट करती है। और इसी पांचों एलिमेंट के अंदर भी एक एनर्जी काम करती है। जी हाँ, जिसको बोलते हैं महातत्व, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो आदि शक्ति बोलते हैं, वो सब इसी तत्व को चलाती है, जिसको महत्त्व के बारे में या महत्त्व के नाम से जानते हैं। पंच तत्व को जो ऊर्जा देती है उसको महत्त्व कहते हैं। उस महत्त्व के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और इस ऊर्जा को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंतरिक अंगों के अंदर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा विद्यमान होती है। हमारे पांचों एलिमेंट्स के अंदर प्रकृति के नियम आपके शरीर में वो सुचारू रूप से लागू होते हैं, चलते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट होती है। आप देख रहे होंगे इस चार्ट के माध्यम से, ये वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण क्या बेनिफिट, क्या फायदे देते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन से कनेक्शन है, ये समझिए। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो आने वाला ट्रेनिंग, आने वाला सेशन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यानी पहला जो एलिमेंट हमारे पास आता है, वुड एलिमेंट। वुड जिसका कलर होता है ग्रीन। जी हाँ, तो पहला एलिमेंट है हमारा वुड एलिमेंट। वुड के ऑर्गेन्स होते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। इन ऑर्गेन्स होता है हमारा लीवर, और यांग ऑर्गेन्स होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ये आपकी ग्रोथ और प्लानिंग को दर्शाता है। अगर आपका लीवर बैलेंस है, इसकी एनर्जी बैलेंस है, आपकी ग्रोथ होगी, आपका माइंडसेट ही ग्रोथ माइंडसेट होगा, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। आप जिस भी काम को करेंगे ना, सिस्टमेटिक करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में रहेंगे। आप कपड़े भी पहनेंगे ना, तो डिसिप्लिन के साथ में। आप अगर शेविंग भी करते तो डिसिप्लिन के साथ में, एकदम गुड लुकिंग दिखेंगे आप। फिट एंड फिट फाट बोलते हैं ना आसान भाषा में, आप परफेक्ट दिखेंगे जब आपकी लीवर की एनर्जी बैलेंस होगी तब। उसके अलावा दूसरा होता है हार्ट, हृदय। दिल तो बच्चा है जी, कहते हैं ना। दिल अगर आपका अच्छा है, आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा, आप खुश मिजाज रहेंगे, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके अंदर उत्साह और उमंग रहेगा। कब? जब ये ऊर्जा, आपकी आंतरिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा बैलेंस होगी तब। और अगला जो है वह अर्थ एलिमेंट। और ये हार्ट यानी हृदय हमारा इन ऑर्गन्स होता है, इसके यांग ऑर्गन्स, इसके सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगला जो है अर्थ एलिमेंट, यानी पाचन को कंट्रोल करती है
ये इन ऑर्गन्स होता है स्प्लीन, जो आपके बॉडी के इस एरिया में होता है, जो स्टमक है, स्टमक के पास ये है। और इसका यांग ऑर्गन होता है स्टमक, होलो ऑर्गन्स। ये सॉलिड, ये होलो। ये आपको सपोर्ट प्रदान करता है, आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, आपका डाइजेशन को अच्छा करता है। इसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसकी बॉडी अंदर से एनर्जी में भरपूर महसूस करता है। जो हम कुछ खाना खाते हैं ना, खाना ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम ये स्प्लीन करती है। हमारी आंख यहाँ है, हमारा नाक यहाँ है, हमारा ब्रेन यहाँ है, हमारा हार्ट यहाँ है, हमारे लंग्स यहाँ है, हमारे फेफड़े के नीचे क्या होता है, हार्ट भी होता है, हृदय भी होता है, और लीवर, गॉल ब्लैडर होता है, हमारी आंतें होती है। सभी ऑर्गन, सभी अपने शेप में और अपने पोजीशन में जो है सब कंट्रोल करती है ये स्प्लीन। और अगला ऑर्गन्स होता है फेफड़ा, मेटल एनर्जी। यानी फेफड़े से जो कफ निकलता है किस कलर का होता है, मेटेलिक होता है ना, सिल्वर कलर का। और ज्यादा पुराना हो गया तो गोल्डन कलर का। ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। और एक बात बताऊं, आप जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिशन होता है ना, उस न्यूट्रिशन को स्प्लीन लंग्स तक लेके जाती है। और उस न्यूट्रिशन के बीच ऊर्जा मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपस में मिल करके तभी वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर आपने जो कुछ खाया और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो एनर्जी जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। आपकी बॉडी थकी थकी महसूस करेगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लगेगी। इसलिए अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगला जो ऑर्गन्स है जिसका नाम है किडनी, और उसका ब्रह्मांडीय शक्ति ऊर्जा है वाटर। आपकी इच्छा शक्ति, आपके विल पावर को दर्शाती है। जी हाँ, किसी के कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है ना, तो समझिए उसके किडनी की एनर्जी सिंक हो रही है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं, बाहर जाने से डरते हैं, किसी से बात करने से डरते हैं, स्टेज का फेयर है, लोगों से मिलने जुलने में डरते हैं, उनकी किडनी की एनर्जी वीक है। अगर किडनी को मजबूत बना दिए, उनके शरीर में वाटर का जो लेवल है बैलेंस हो जाएगा, उनका किडनी का फंक्शन इन्हांस हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। यानी किसी भी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लो होने लगे, उनकी किडनी को स्ट्रेंथन कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस को भी सही कर सकते हैं। लेकिन बात बात फीलिंग और इमोशंस की बात आती है, अब हम आगे जानने वाले हैं ये पांचों एलिमेंट, और पांचों एलिमेंट से रिलेटेड जो ये पांचों ऑर्गन्स होते हैं, वुड का लीवर, फायर का हार्ट, अर्थ का स्प्लीन, मेटल का लंग, और वाटर का किडनी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इनमें से एक भी बिगड़ा तो सेहत की गाड़ी पट्टी से उतर जाती है। जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान हमारे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट होता है, उस सब जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, उस कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होते हैं तो अगली क्लास में जाते हैं। लेकिन मान के चलिए 5 सब्जेक्ट में आपने, यानी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया आपने, आपके जो सिलेबस है उसमें 5 ही सब्जेक्ट है, 5 सिलेबस के सब्जेक्ट में आपने 4 में 100 में से 100 नंबर लाए, और एक में आप फेल हो गए, पासिंग मार्क आया ही नहीं, अगली क्लास में आप नहीं जा सकते। आपको पासिंग मार्क तो सब में लाना कंपलसरी है। भले आप 100 में से 100 लेके आ गए तो पासिंग मार्क जरूरी है, तब आपकी गाड़ी पटरी पे चलेगी, नहीं तो पटरी से उतर सकती है। तो पटरी पे लाने के कुछ नियम और सिद्धांत भी है। इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। आपने जो देखा है ये पांचों ऑर्गन्स, इस ऑर्गन से रिलेटेड अलग अलग इमोशंस भी होते हैं। अगर वो इमोशन सही तरीके से आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप हेल्दी हैं, और उस इमोशन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, यानी आप अगला जो डिटेल समझने वाले हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं उनका इमोशन कैसा है।
उनका नेचर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, और उससे आप पता लगा सकते हैं उनकी कौन से ऑर्गन्स हाइपर एक्टिव है और उससे रिलेटेड कौन सी एनर्जी हाई है। जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस। यस 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 यस। चलिए, भावनाएं बीमारी है। अगर भावनाएं अच्छी होगी तो हम निरोगी रहेंगे, और भावनाएं विकृत होने लगेगी तो बीमारियां शुरू हो सकती है। इसलिए इस चार्ट को आप, मन बताता है और गलत इमोशन आता है तो शरीर रोता है। क्यों? देखिए, 5 एलिमेंट, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी के पत्ते हरे होते हैं। फायर अग्नि, अर्थ एलिमेंट का पृथ्वी, मेटल का यानी कौन सा है, धातु है ना, वाटर का पानी, एक ये इसके तत्व का नाम है। और इससे रिलेटेड ऑर्गन्स क्या है, वुड लीवर, फायर हार्ट, अर्थ स्प्लीन, मेटल लंग्स, वाटर इन किडनी। अब इससे रिलेटेड कौन सा निगेटिव इमोशंस होते हैं ये देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा, एंगर, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, अगर ये भाव आ रहा है तो समझिए उसका लीवर की एनर्जी इम्बैलेंस है। और बैलेंस एनर्जी क्या है, दया, धैर्य, उदारता, ये है तो एनर्जी बैलेंस है। और ये इमोशन है तो लीवर हाइपर एक्टिव है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये इमोशन है तो आप उनको कह सकते हैं आपका लीवर हाइपर एक्टिव है, आपकी बॉडी में हीट है, आपका डाइजेशन वीक है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, महसूस करते भी होंगे, आप आपके क्षेत्रों में, आपके आसपास में जो लोग ड्रिंक्स करते हैं ना, उनका लीवर फैटी होता है, एल्कोहलिक फैटी लिवर होती है। लेकिन जो लोग ड्रिंक्स नहीं करते हैं और ये इमोशन उनके अंदर होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होते हैं। इसी इमोशन के कारण, जी हाँ, अगला जो तत्व आता है हमारा फायर, अग्नि, और उसकी मुख्य जो अंग होते हैं, इन ऑर्गन्स होते हैं हार्ट। और उसके नेगेटिव जो इमोशन होते हैं वो देख लीजिए। अत्यधिक उत्तेजना, एक्सेस जॉय, ज्यादा खुश होना भी नुकसान करता है। कोई बीच में ज्यादा खुश है, किसी ने कुछ बोल दिया तो और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, बेचैनी आने लगती है, घबराहट उत्पन्न होने लगती है। अगर इस तरीके का इमोशन किसी के अंदर हो रही है, बेचैन होते हैं, घबराहट उनके अंदर आती है, किसी भी चीज को देख करके घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट का एनर्जी वीक है, यानी इम्बैलेंस है। लेकिन उनके अंदर प्रेम, दया, करुणा, खुशी, शांति, कहते हैं ना किसी से दिल लगाते हैं ना लोग, कि मन लगाते हैं, दिल लगाते हैं, लव, प्यार, सबका इमोशन कहां से निकलता है, इसलिए हृदय से, हार्ट से। अगला जो हमारा एलिमेंट है अर्थ, और उससे रिलेटेड हमारा जो ऑर्गन्स है स्प्लीन, इन ऑर्गन। और जब व्यक्ति को चिंता, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, उनका डाइजेशन ही वीक हो जाता है जी। ज्यादा चिंता और तनाव लेने लगते हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रोसेस होने लगती है ब्रेन में, तो उनका डाइजेशन वीक हो जाता है। ये निगेटिव इमोशन है। लेकिन अगर यही सही तरीके से बैलेंस हो तो विश्वास आता है, दूसरे पे हम ट्रस्ट भी करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सामने वाले पे विश्वास ही नहीं करते, यानी विश्वास नहीं कर रहे हैं, यानी मन के अंदर उधेड़ बुन चल रहा है, मन शांत ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, स्थिर नहीं है, और स्पष्ट किसी के प्रति हम विचार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, स्पष्टता का अभाव हो रहा है। अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है मेटल एलिमेंट। इसके ऑर्गन्स होते हैं इन ऑर्गन्स, लंग, और यांग ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, जी हाँ। इसका निगेटिव इमोशन क्या है, दुख। जो दुखी दुखी रहते हैं, बात बात पे दुख महसूस करते रहते हैं, आंखों से आंसू, नाक से पानी,
हमेशा उदास रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, समझिए उनकी लंग्स की एनर्जी सिंक हो रही है। लेकिन करेज, साहस, सत्यनिष्ठा और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस नहीं भी पहुंचाते, तो ये आपका सही इमोशन है। यानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है निगेटिव इमोशन से। ये ज्यादातर लोगों के निगेटिव इमोशंस होते हैं। इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं उनकी कौन सी एनर्जी वीक है, कौन सा ऑर्गन्स का फंक्शन वीक होने वाला है। अगला जो हमारा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, और उससे रिलेटेड ऑर्गन है किडनी। और देखिए बात फिर यही आई, डर, असुरक्षा का भाव, कॉन्फिडेंस का लो होना, ये निगेटिव इमोशन है। जब असंतुलित हो जाता है तब इस तरीके के भाव होते हैं। यही इसका पॉजिटिव क्या पक्ष है? पॉजिटिव इमोशन क्या है? जब ये सही होगा ना तो विजडम, शांत और दृढ़ संकल्प, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कुछ करने का, कुछ सीखने का, कुछ करके दिखाने का कॉन्फिडेंस विकसित हो जाता है। ये बच्चों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। आप उनकी किडनी को मजबूत कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, फेयर को हटा सकते हैं, डर को भगा सकते हैं, उनकी विजडम को डेवलप कर सकते हैं, किडनी की एनर्जी को बढ़ा करके, उसको एक्टिवेट करके आसानी से। आपका पुराना डर भी हो सकता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं अगर किडनी की एनर्जी वीक है, डर डर के रह रहे लोग, तो उनको कमर में दर्द हो सकता है, जिनको कहते हैं आसान भाषा में और अपने लोकल लैंग्वेज में डरपोक। उनको कमर में दर्द जल्दी हो जाता है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने विजडम को बढ़ाइए और मोटिवेट रहिए, कमर दर्द भी भाग जाएगा। और लोग हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं वो भी तो भाग ही सकते हैं। इसलिए डर आ रहा है तो कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की एनर्जी सिंक हो रही है, उसका इमोशन अनस्टेबल है। इसलिए अंगों की भाषा समझना जरूरी है। आप इस सोच के देखिए, क्या आप यह जानकर हैरान है? अब मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, आप बताइए मुझे, क्या आप यह जानकर हैरान है कि आपका गुस्सा आपके लीवर को दर्शाता है और आपका डर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप बार बार जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने से आपका लीवर कमजोर होता है, और बार बार डरने से, बार बार सचाने से आपकी किडनी कमजोर हो सकती है। हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए, हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए, अगर हम हेल्थ फील्ड में है और इसके प्रति हमें जागरूक रहना है और हमने इस चीज को समझ लिया, अपने गुस्से को कम करने का प्रयास करना चाहिए और अपने डर को भगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किडनी और लीवर, जी हाँ, किडनी और लीवर को अगर आपने सही कर लिया तो आपकी बहुत सारे जो बॉडी की प्रॉब्लम है ना वो धीरे 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 दूर हो जाएंगे। और आपने अगर इसको संतुलित नहीं किया, जी अगर आपने इसको संतुलित नहीं किया तो बाहर से प्रॉब्लम आपको परेशान करेगा, शारीरिक और मानसिक समस्या से आप घिर जाएंगे और फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप बहुत सारी थेरेपी कर ले, बहुत सारे सप्लीमेंट ले ले, बहुत सारी दवा ले ले, बहुत सारे आशीर्वाद ले ले, उसमें शायद दिक्कतें आ जाएगी। आशीर्वाद जो लेते हैं वो भी तो एनर्जी है। बाहर की एनर्जी कब काम करती है? जब अपनी एनर्जी सही होगी। बाहर का स्प्रे, रूम फ्रेशनर कब काम करेगा? जब आपके घर की गंदगी बाहर निकाल के रखेंगे तब। नहीं तो घर में गंदगी रहेगा, बाहर से स्प्रे मारते रहेंगे तो कैसा होगा? टेम्पोररी इफेक्ट देगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा,
अपनी एनर्जी को समझना होगा, अपनी एनर्जी को संतुलित करना होगा, तब मजा आएगा और अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं, लोगों को फिट रखने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अपने 5 एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं शरीर के, उसके साइकिल को समझना होगा कि वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ से आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फोकस के साथ, तो मज़ा आएगा। ये देखिए 5 एलिमेंट का चार्ट है। ये कंस्ट्रक्टिव साइकिल है, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। इसी के माध्यम से हमारा शरीर निरोगी रहता है। इस कंस्ट्रक्टिव साइकिल के उदाहरणों को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है, जल और लकड़ी का संबंध, पानी और लकड़ी का संबंध, वाटर और वुड का संबंध क्या कहती है? अगर आप किसी सूखे पौधे को पानी दें तो क्या होगा? वह सूख जाएगा, सूखा हुआ। अगर आप किसी सूखे पौधे को पानी ना देंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। तो पानी यहाँ पे किडनी है। पौधा क्या है? ये वुड एनर्जी है। लकड़ी, अगर लकड़ी को पानी नहीं देंगे तो लकड़ी यानी पौधा सूख जाएगा। यहाँ पानी किडनी है और यहाँ माँ है जो लकड़ी है। अरे यानी किडनी यहाँ पे माँ है, यानी पोषण देती है। बच्चों को पोषण कहाँ से मिलता है? वाटर से। क्योंकि जो हमारे तत्व है चाइनीज मेडिसिन में, जो शुरुआत होती है किसी भी साइकिल का, एलिमेंट साइकिल का, वो होता है वुड से, लकड़ी से। यानी लकड़ी को जन्म दिया किसने? किसने? लकड़ी। कहाँ? यानी पौधा कहाँ जन्म होता है? पौधे का जन्म कहाँ होता है? मिट्टी और पानी में। तो पोषण सबसे पहले यहां से कहां से शुरुआत हो रही है? वाटर से। यानी किडनी यहाँ पे माँ है और लकड़ी का नाम यहाँ बच्चा है। यानी माँ बच्चे को पाल रही है, पोषण दे रही है। ये इसको समझ लीजिए तो आने वाला सब साइकिल समझ में आएगा। यानी माँ पोषण दे रही है अपने बच्चे को। अगर आपकी किडनी, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी किडनी मजबूत है तो आपका लीवर हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। आपकी किडनी मजबूत है यानी आपकी माँ हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होगा। इसलिए कहावत है ना, यदि माता ही हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। अगर माँ समझदार है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो बच्चे के अंदर वो सब गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए माँ पोषण देती है लीवर को। अगर आपका किडनी मजबूत है तो लीवर हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। यानी हरा भरा क्या रहेगा? पौधा हरा भरा रहता है ना, उसको पोषण मिलता है तो। लेकिन अगर किडनी में पानी कम है, किडनी में ही पानी कम है, माँ के अंदर ही एनर्जी नहीं है, माँ के अंदर ही ब्लड नहीं है, तो बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तो लीवर का पौधा सूखकर गुस्से की आग उगलने लगेगा। यानी आपकी जो वाटर ऊपर की ओर नहीं जाएगा, तो लीवर के जो हीट को कैसे कंट्रोल करेगा? लीवर के हीट कंट्रोल नहीं करेगा होगा तो एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ईर्ष्या आएगा, द्वेष का भाव उत्पन्न होगा। एनर्जी इम्बैलेंस के कारण हमने जो इमोशन की बात किए थे वो यहां से कनेक्ट हो रहा है। वही दूसरा जो तत्व क्या कहती है? दूसरा तत्व देखिए, यहाँ पे वुड की माँ कौन है? ये यहाँ बच्चा है और ये माँ है। लेकिन यहाँ पे बदल जाता है जब साइकिल चल रही है आगे की ओर, तो फिर बदलता है। यहाँ पे देखिए वुड और फायर का रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये माँ बेटे का रिश्ता कहलाता है। और ये रिश्ता यानी बिना लकड़ी के क्या 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 आप आग लगा सकते हैं? किसी चीज में आग लगाने के लिए आपको एक ठोस चीज चाहिए जिसमें आग आपको लगाना है। यहाँ लीवर लकड़ी बनकर हार्ट की आग को जलाए रखता है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? अग्नि जलती है, उसकी लौ।
जब ये जलती है, जब लीवर स्वस्थ होता है तो आपके शरीर में उत्साह और एनर्जी यानी फायर का संचार होता है। हार्ट की एनर्जी क्या है? फायर। अब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो आपके शरीर में एनर्जी का संचार नहीं होता है, डिप्रेस फील करते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं, सुस्त रहने लगते हैं, सोचते रहते हैं, आंख बंद करके केवल सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन ये फायर हाइपर एक्टिव हो जाए, जिस तरह की अग्नि गर्म होती है, हॉट होती है, घर में खाना बनता है स्टोव पे तो गर्म होती है तो वहां हम खाना बना लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा गर्म हो जाए तो उससे दूर भाग जाते हैं। यानी हॉटनेस, ज्यादा गर्म हो जाए, हॉटनेस हो जाए, इसकी दो एनर्जी होती है, एक हॉट एक हॉटनेस, तब फिर हार्ट से रिलेटेड नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। अगर लीवर में दम नहीं तो हार्ट की लाइट कभी जल नहीं सकती। लीवर वीक है तो हार्ट भी वीक हो जाएगा। हृदय को पोषण नहीं मिलता है, हृदय, हाँ, आपके आपके हृदय को पोषण देने का काम भी लीवर करती है, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है। आपके हार्ट को हेल्दी रखने में लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए अपने लीवर को मजबूत बनाइए। यानी हृदय का माँ कौन है? वुड। कहां से पोषण मिलता है? यहां से पोषण मिलता है। वाटर वुड को पोषण दिया और ये वुड फायर को पोषण देती है। तीसरा आता है आग और पृथ्वी का संयोग, ये रिश्ता। जब आग जलती है तो पीछे क्या बचता है? राख, ऐश। यही राख मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व बन जाती है। राख को जमा करते 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 क्या हो जाता है, एक समय मिट्टी का रूप ले लेता है। यह हार्ट या हृदय आपके पाचन तंत्र, जी हाँ, यह हृदय है आपके पाचन तंत्र यानी अर्थ को वह गर्मी देता है जिससे खाना पचता है। किस तत्व के माध्यम, किस माध्यम से देती है? ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से। हृदय का काम ब्लड की सर्कुलेशन को ऑप्टिमम रखना है, ये पाचन तंत्र को सही करने में हेल्प करता है। यानी इस अर्थ तत्व का मां कौन है? फायर। और अर्थ क्या है? बेटा यानी बालक, शिशु। यही हार्ट का सही ब्लड सर्कुलेशन आपको पेट यानी स्प्लीन और स्टमक को मजबूत बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाएगा तो डाइजेशन वीक हो जाता है, खाना पचता नहीं, सड़ता है, गलता है और बीमारी पैदा करता है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। और कितना भी थेरेपी देंगे, कितना भी सप्लीमेंट देंगे तो क्या होगा? इसलिए ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा के रखना जरूरी है। अगला तत्व क्या कहता है? उससे पहले हार्ट की आग बुझी तो पेट का मशीन जाम हो जाता है। इसलिए ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाइए, अपनी हृदय की एनर्जी को बढ़ाइए, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और अगला तत्व पृथ्वी और मेटल का है, यानी खनिज। जो हम मेटल कहां नहीं मिलता है? तो धरती के अंदर। यानी आप सोना चांदी या लोहा कहां से निकालते हैं? जमीन से ना। यहाँ आपका पेट अर्थ यानी वो खदान है, वो खान है जो आपके फेफड़े के लिए मजबूत खनिज और इम्यूनिटी बनाती है। यहाँ अर्थ मदर है और मेटल सन है, यहीं से पोषण मिलता है। धरती के अंदर वो मेटल रहता है और प्योरिटी प्रदान करती है। और यहीं से अगर इसको पोषण नहीं मिला, अर्थ से अगर मेटल को पोषण नहीं मिला तो उसकी क्वालिटी, जैसे सोने की क्या बोलते हैं, कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट, 24 कैरेट के सोने होते हैं ना, वो क्वालिटी क्वालिटी कैसे चेंज हो जाती है? इसी अर्थ के कारण, क्योंकि अर्थ ने उसको उस तरीके से एनर्जी नहीं दी, इसलिए उनकी क्वालिटी वीक हो गई। जहां जिसको मिला पोषण सही तरीके से, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई।
अगर आपका पेट साफ है तो पाचन सही है, तो आपकी इम्यूनिटी यानी लंग्स फौलाद जैसी मजबूत होगी। हमने जो डिस्कस किया था, किसी को सर्दी खांसी बुखार या किसी को सर्दी खांसी और कफ बन रहा है तो उनका डाइजेशन वीक होगा, उनकी बड़ी आंत की एनर्जी वीक होगी, इसलिए कफ बन रहा है, खांसी हो रही है, बलगम बन रहा है, दवा खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, अलग अलग तरीके के और सारे इनहेलर ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, यानी डाइजेशन वीक है। और उसके अलावा अगर पेट में कचरा है तो फेफड़े को सोना कहां से मिलेगा? सोना चाहिए तो कचरा खाना नहीं है, हमें पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है, हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, तभी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। हम सोचेंगे हम तो खाएंगे समोसा, कचौरी, नूडल्स, कुरकुरे, मुरमुरे, चुरमुरे, चिप्स, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। कैसे होगा? इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना होगा। और अगला जो ऊर्जा काम करती है इस साइकिल को समाप्त करती है, और फिर से यही क्रिया निरंतर चलेगी। मेटल और वाटर का संबंध देखिए यहाँ पे क्या कहती है, पहाड़ों यानी धातु खनिज से ही तो टकराकर बादल बरसते हैं, पहाड़ों से ही बादल टकरा करके से टकरा करके ही क्या होते हैं, बरसते हैं। पहाड़ से ही बादल टकराते हैं, हवाओं से टकराते हैं, तो क्या होता है, बा, बादल बरसते हैं। यहाँ फेफड़े यानी मेटल आपके शरीर की पानी है, आपके शरीर के पानी यानी किडनी को साफ और शुद्ध करने का काम करते हैं। मेटल के माध्यम से ही आपके घर में जो फिल्टर लगा रहता है किसी से बना होता है, मेटल से। पानी को शुद्ध करने के लिए मेटल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ फेफड़े आपके शरीर के पानी यानी किडनी को साफ और शुद्ध करने का काम करते हैं, और फिर यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी अच्छी ऑक्सीजन आपकी किडनी की लंबी उम्र और ताकत देती है। अच्छी ऑक्सीजन आपकी किडनी को लंबी उम्र और ताकत देती है। तो अच्छी उम्र और ताकत के लिए क्या करेगी किडनी, क्या करती है किडनी, दम लगाती है। एक कहावत है, दम लगा के हुई ईशा। दम कहां से लगाते हैं, नीचे से दम लगाते हैं, पावर नीचे से लगाते हैं, इसलिए किडनी ऑक्सीजन को खींचती है। आप जो और हम जो सांस ले रहे हैं, तो कौन इसमें रोल अदा कर रही है, किडनी। सांस लेने में प्रॉब्लम किसी को हो रही है, हमने पिछले ट्रेनिंग में डिस्कस किया था, सांस लेने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमें किडनी को स्ट्रेंथिंग करना है, जिससे आसानी से हम सांस प्रॉपर ले सकें। सांस बराबर नहीं ले पा रहे हैं, यानी किडनी वीक हो रही है, किडनी की एनर्जी सिंक हो रही है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है ना। और जब सांस प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। इसलिए फेफड़े को हेल्दी रखने के लिए और किडनी को हेल्दी रखने के लिए फेफड़े से आप गहरी सांस लेंगे, तभी किडनी का झरना कल कल बहेगा। कल कल बहेगा तो क्या होगा, किडनी हेल्दी रहेगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, और किडनी अपना जो काम है फिल्ट्रेशन वो सही ढंग से कर पाएगी। ऑक्सीजन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, एनर्जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, इसलिए प्राणायाम का महत्व बढ़ जाता है, सांसों का महत्व बढ़ जाता है। तो यहां तक क्लियर है? तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा सी। क्लियर है? टाइप कीजिए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है?
यस 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 यस। आगे बढ़ते हैं और मजेदार चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऊर्जा बह रही है सही तरीके से, तो हमारा शरीर का सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है। और यही अलग तरीके से चलने लगे तो क्या होगा? यस 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 यस। यही अगर अलग तरीके से चलेगा तो क्या होगा? वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं। जैसे साइकिल की चेन का एक हिस्सा टूटा तो पेडल मारने का फायदा नहीं होता है, वैसे ही अगर एक भी तत्व ने दूसरे का साथ छोड़ दिया तो दवाइयां भी काम नहीं करती है। इसलिए दवाइयां, सप्लीमेंट और सारे थेरेपी लेके थक जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। ये साइकिल का चेन का एक हिस्सा कमजोर हो गया है, उसको मजबूत करना, उसकी रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो स्पीड से साइकिल चल रही है और चेन टूट गया तो खड्डे में गिर जाएंगे, साइड में गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा और उपचार करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी में बेहतरीन हेल्प करता है जी, कौन? बीसीएम मशीन। ये सिस्टम को करेक्ट कर देता है, इसके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है, ताकि हर माँ अपने बच्चे को सही पोषण दे सके। अगर आप इस बीसीएम मशीन की सही थेरेपी लेते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा और माँ मजबूत बनेगी। माँ के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में आएगा और माँ अपने बच्चों को पोषण देंगे, और पोषण जब मिलेगा ये साइकिल कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा, एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता हुआ चला जाएगा, तो व्यक्ति स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन अब बात आती है, ये तो हो गया, हमने देखा ये सब बैलेंस होता है तब ये होता है, लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि किसी की एनर्जी बढ़ गई तो कैसे उसको कंट्रोल करें। स्मूथ चलेगा तो सही है ना, लेकिन कोई बोलेगा नहीं हम सबसे बड़ा, हम सबसे मजबूत, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तो कैसे उसको कंट्रोल करके रखें? अगर लीवर हाइपर एक्टिव हो गया तो कैसे उसको कंट्रोल करें? हार्ट अगर हाइपर एक्टिव हो गया तो कैसे कंट्रोल करें? अर्थ और मेटल और वाटर कैसे कंट्रोल करें? ये समझने वाले हैं। जो ध्यान से समझेंगे तो ये है कंट्रोलिंग साइकिल। यानी पहला जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन के आता है वो है वुड और अर्थ का। क्या है? वुड और अर्थ का। हमने पहले देखा था इस तरीके से साइकिल, अब हम देखते हैं इस तरीके से साइकिल, जो एरो बना हुआ है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर पेड़ यानी वुड क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उनकी जड़ें मिट्टी यानी को पकड़ के रखे और उसे बहने से बचाएं। मिट्टी को कटने से पौधे और प्लांट लगाते हैं ना, जिससे मिट्टी को पकड़ के रखता है उस पौधे और पेड़ की जड़, बहने से बचाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका लीवर आपके पाचन आपका लीवर आपके पाचन को कंट्रोल करता है। अगर लीवर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, यानी गुस्सा ज्यादा करेगा व्यक्ति, तो वह पेट की ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है ना, खा तो भले ज्यादा लेता है लेकिन खाना पचता नहीं, गैस बनता है। चूरन खाता है, टेबलेट खाता है, खाने के बाद कुछ पाचक चीज खाते हैं जिसको चबाएंगे तो सलाइवा बनेगा और सलाइवा धीरे धीरे अंदर जाएगी तो डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसलिए गुस्सा करते हैं तो खाना पचता नहीं जी, सड़ता गलता और बीमारी पैदा करता है। इसलिए गुस्सा बीमारी को जन्म देता है और जिसके कारण लीवर की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। यहाँ समझ में आया कि गुस्सा करेगा व्यक्ति, लीवर हाइपर एक्टिव होगा तो खाना पचेगा नहीं। और जब लीवर यानी मैनेजर चिल्लाता है तो बेचारा पेट कर्मचारी खाना पचाना भूल जाता है। ज्यादा गुस्सा करेंगे ना तो खाना पचता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे आप लोग और आपके साथ भी हुआ होगा
और आपके घर में भी हुआ होगा। आप ज़रूर इस चीज़ को आप कोरिलेट करेंगे। किसी को गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं कि खाना खाने के लिए दिए और खाने का समय आया और खा गुस्सा है उन्हें आ गया, तो थाली फेंक देते हैं, थाली खिसका देते हैं, बोलते हैं, "जाओ, मुझे भूख नहीं है।" ऐसा होता है ना? मुझे भूख नहीं है और सच में उस समय में भूख खत्म हो जाती है। भले थोड़ी देर के बाद जैसे ही गुस्सा शांत होता है, जैसे पानी पिलाते हैं, जैसे कोई शांत करता है गुस्सा, लाड-प्यार से प्यार मोहब्बत से, फिर वैसे फिर बोलते हैं, "खा लो भाई, खा लो, गुस्सा थूको, गुस्सा जाने दो।" फिर जब हम खाना खाने के लिए देते हैं, तो खा लेते हैं। लेकिन जिस समय गुस्सा आता है, उस समय भूख खत्म हो जाती है। नहीं, उस समय अगर आपने गुस्से में खाना खिला दिया, बिना शांत किए, गुस्से को कम किए हुए, खाना पचता नहीं है। जी, खाना बिल्कुल नहीं पचता है। इसमें गुस्सा शांत करा करके थोड़ा-सा कंट्रोल करके फिर खाना खिलाना चाहिए। आगे क्या कहती है? अगला जो तत्व है पृथ्वी और वाटर का संबंध। ये समझने की ज़रूरत है। पृथ्वी और वाटर का संबंध। यहाँ अर्थ और यहाँ हमने समझा यहाँ पृथ्वी और वाटर का संबंध क्या है? जब नदी में बाढ़ आती है, तो हम क्या करते हैं? मिट्टी का बाँध बनाते हैं। यानी मिट्टी को रोकना है। मिट्टी के साथ हम किसको रोकते हैं? पानी को रोकते हैं। यानी कंट्रोल करते हैं एक दूसरे का सहयोग लेकर के। पानी को कंट्रोल करने के लिए हमें मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है और आपका पाचन यानी आपका पाचन यानी आपकी किडनी वाटर को कंट्रोल करता है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, किडनी उसे छानते-छानते थक जाएगी। छानते-छानते थक जाएगी। इसलिए कहते हैं खाने को चबा के खाना चाहिए। दाँत दिखाने के लिए नहीं होता है, दाँत पचाने और चबाने के लिए होता है, क्योंकि पाचक रस जीभ से निकलता है। जितना आप अच्छी तरीके से चबाएँगे, उतना खाना सही ढंग से पचेगा और पचेगा तो उसका पोषक तत्व बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होगा और उतना कम से कम टॉक्सिन्स बॉडी में बनेगा और जल्दी निकल जाएगा और खाना अगर सही ढंग से पचाएँगे नहीं, चबाएँगे नहीं, तो क्या होगा? बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े-बड़े टुकड़े बनेंगे और वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर के टॉक्सिन्स बढ़ाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा और उसको फ़िल्टर करने में ब्लड का फ़िल्ट्रेशन का काम किडनी के जिम्मे आती है और ज़्यादा लोड बढ़ेगा और चाहे किडनी से 100 साल काम कराइए, 80 साल काम कराइए, 60 साल काम कराइए, 40 साल काम कराइए। यही प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चलती है, किडनी बोलती बस भाई लो, हमने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को स्लो कर दिया। बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। किडनी थक जाती है साहब। इसलिए अगर पेट का बांध टूटा तो किडनी के झरने में कचरा भर जाएगा और यही सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो किडनी का फिल्टर जाम होने लगता है या किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि आपने जो कुछ खाया है मटर पनीर या पालक पनीर वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग आजकल के सुने होंगे नेचुरल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और आप अवेयरनेस फैलाइएगा जन-जन तक। बहुत सारे लोग कैल्शियम को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए चूना का इस्तेमाल करते हैं। चूना खाते हैं ना? चूना है चूना, चूना, चूना का खाते हैं कि मटर दाने के बराबर चूना ले लो। जिनकी डाइजेशन अच्छे नहीं होते हैं ना, खाना पचता नहीं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ये, अगर वो चूना खाते हैं ना, स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप हेल्दी हैं तो आप खाएँगे थोड़ा-सा तो उतना दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपका डाइजेशन वीक है, वैसे ही किडनी में स्टोन हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं। अगर आप अपने अंदर कैल्शियम को बढ़ाना चाहते हैं, तो सही, बेहतरीन और ईज़ी टू डाइजेस्ट, ईज़ी टू एब्ज़ॉर्ब वाले पदार्थों को लेने की कोशिश कीजिए। अगला जो तत्व आता है वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन। देखो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जल और अग्नि का कॉम्बिनेशन। यह तो बच्चा भी जानता है कि आग लग जाए तो बुझाने के लिए क्या चाहिए?
यानी पानी, वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन। आग लग जाए तो बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी, यानी हार्ट की एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, हॉटनेस बढ़ रही है, तो पानी उसको कंट्रोल करेगा, जल उसको कंट्रोल करेगा। यानी आपकी किडनी आपके हार्ट को ठंडा रखती है, देखिए आपके हृदय को ठंडा रखती है। अगर किडनी कमजोर हुई तो हार्ट की आग, यानी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है और बेकाबू हो जाती है। और ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये इसलिए हो जाता है कि आपका डाइजेशन वीक है और आती है, क्योंकि खाना पचता नहीं, सड़ता गलता, उसके अंदर हीट पैदा होती है। तो पानी की जो गर्मी है, किडनी की जो गर्मी है, ठंडक है, उसको सोख लेती है आते, और उसकी ठंडक ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हार्ट से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए किडनी का फायर ब्रिगेड खराब हुआ तो हार्ट में बीपी के गोले फटने लगते हैं। इसलिए हमने बताया कि जब भी आपको ये सब कुछ प्रॉब्लम हो तो पेट पे पानी की पट्टी लीजिए, जैसे जैसे पेट ठंडा हो गया तो किडनी की जो ठंडक है ना, हृदय तक पहुंचेगा और अजीब सी सांस फूलना, बेचैनी, ये सारी चीज कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि टॉक्सिसिटी ना पेट में ही पैदा होता है और पानी के अंदर वो ताकत है, उस टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साइड इफेक्ट को एब्जॉर्ब लेते हैं, उसके टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला जो तत्व है अग्नि और धातु का। हमने यहां से शुरुआत किया, यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, अब यहां से हम यहां आ रहे हैं। यानी लोहे को पिघलाकर सुंदर गहना बनाना आसान होता है, और उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम? लोहे को पिघलाते हैं, मेटल को पिघलाते हैं। अगर हमें मेटल को कंट्रोल करना है तो अग्नि से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी आकृति और प्रकृति को चेंज कर सकते हैं पिघला करके ही, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं पिघला करके ही, अग्नि के माध्यम से। अगर आपका हार्ट, आपका हृदय फायर आपके फेफड़े को कंट्रोल करता है, यानी हार्ट की गर्मी फेफड़े को एक्टिव रखती है, इसलिए हार्ट का फंक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो हार्ट को भी ऊर्जा मिलती है मेटल से जी, आगे समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट को गर्म रखने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए ना, इसलिए अगर हार्ट की आग ठंडी पड़े तो फेफड़े में कफ का लोहा जम जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा, आपकी हार्ट की एनर्जी ठंडी पड़ जाएगी, तो लंग्स का फंक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए कफ बनने लगता है और कफ धीरे धीरे जमने लगता है और अस्थमा की प्रॉब्लम, प्लूरेसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हम समझते हैं मेटल और वुड की। हमने यहां से शुरुआत की थी, अब मेटल और वुड का क्या कॉम्बिनेशन है ये देखिए कंट्रोलिंग साइकिल में। अगर आपका पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपका पेड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं? बेकाबू हो जाता है तो क्या करते हैं? उसे काटना और छाटना जरूरी होता है, उसका शेप और साइज मेंटेन करना जरूरी होता है ना, काटते हैं उससे उसको। अगर आपके फेफड़े आपके लीवर को कंट्रोल करते हैं, गहरी सांस लेने से लीवर का गुस्सा शांत होता है। कहते हैं ना, गुस्सा आ गया तो थोड़ा है लंबी गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो। लेकिन जिसको गुस्सा आ जाता है वहां डीप ब्रीदिंग सुनते क्या किसी की बात? जो जो ऐसी सलाह देंगे उसको भी अपनी गुस्सा का उसका भाजन बनना पड़ेगा, इसलिए दूर से उनको समझाइए। अकल ही काम नहीं करती जब गुस्सा आता है तो ना, अगर डीप ब्रीदिंग करने लगेंगे तो गुस्सा शांत हो जाता है। समझ के साथ काम करते हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए जब भी गुस्सा आए तो लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। अगर निरंतर लंबी गहरी सांस लेंगे ना तो गुस्सा भी नहीं आएगा,
लेकिन हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तब उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। पहले सोल्यूशन कर लेंगे तो गुस्सा ही नहीं आएगा, बॉडी की एनर्जी बैलेंस रहेगी। इसलिए गुस्सा बढ़े यानी तो गहरी सांस की कुल्हाड़ी चलाओ, सब शांत हो जाएगा। इसलिए लोग पीठ पे हाथ देते हैं, अरे थाम, रुको, थोड़ा सा शांत बैठो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे उनकी गुस्सा शांत होता है तो सब ठीक ही हो जाता है। इस तरीके से हम कंट्रोलिंग साइकिल के महत्व को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और यह एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है और कंट्रोल करती है। इसलिए हमें कंट्रोलिंग साइकिल के महत्व को समझना चाहिए। अगर ये कंट्रोल खत्म हो जाए तो शरीर में अराजकता फैल जाती है। एक दूसरे को कंट्रोल करने की क्षमता अगर रुक जाती है, खत्म हो जाती है, तो अराजकता पैदा हो सकती है। और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां तब होती है जब ये कंट्रोलिंग साइकिल टूट जाती है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए इस साइकिल को भी सही रखना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कंस्ट्रक्टिव साइकिल प्यार है। आपको जिससे प्यार होता है ना, उसकी देखरेख भी करते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग साइकिल संस्कार भी है। कंस्ट्रक्टिव साइकिल जो हमने समझा था वो प्यार है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं माँ बेटे को। लेकिन ये कंट्रोलिंग साइकिल संस्कार है, बिना संस्कार के शरीर बिगड़ जाता है। प्यार भी जरूरी है लेकिन संस्कार भी जरूरी है, सही कंट्रोलिंग भी जरूरी है। बच्चों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बिगड़ जाता है ना, ऊपर द्रवी हो जाते हैं ना। इसलिए बच्चों को देखते रहना है, प्यार भी करते रहना है, लेकिन जहां गलत करे वहां उसको टाइट भी करना है। इसी तरीके से जीवन चलता है और इसी तरीके से हमारे शरीर के अंग भी काम करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ड्रेनिंग साइकिल। जी हाँ, यहां 5 तत्वों का उल्टा रिश्ता समझेंगे। हैं? एक अपने सीरियल देखते होंगे ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ उल्टा चश्मा नहीं है, उल्टा रिश्ता है जो शरीर को अंदर से खाली करता है, एनर्जी को ड्रेन कर देता है। कुछ भी करते हैं, थेरेपी लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उल्टे तरीके से एनर्जी बह रही है। उस उल्टे एनर्जी को कैसे समझते हैं, उसको समझने का आगे प्रयास करते हैं। यानी अब देखिए क्या हो रहा है, वहां माँ बेटे का रिश्ता, यहाँ देखिए रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए पहला फिर से यहाँ शुरुआत हो रही है वुड और वाटर का। हमने पहले कंस्ट्रक्टिव साइकिल में इस तरीके से हम आगे बढ़े थे, कंट्रोल हो रही थी, प्यार और संस्कार इधर, और ये देखिए क्या हो रहा है वुड और वाटर का। यहाँ वुड यानी बेटा और वाटर यानी माँ। सोचिए एक पेड़ इतना बड़ा हो गया है, वह जमीन का सारा पानी सोख रहा है। इतना पेड़ बड़ा हो गया कि जमीन का सारा पानी सोख रहा है और जमीन सूखी हो गई है। होता है ना, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं तो जो ज्यादा पानी सोखता है। जब ज्यादा पानी सोखता है तो पानी का लेयर नीचे चला जाता है। जब लीवर बहुत ज्यादा तनाव या टॉक्सिन से भर जाता है तो वह अपनी शक्ति यानी किडनी से खींचने लगता है। देखिए जब आपका लीवर बहुत ज्यादा तनाव या टॉक्सिन से भर जाता है तो उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी ना। बच्चे जब शरारती करने लगते हैं, बच्चे जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो माँ से पैसा लेते हैं, पैसे से बात नहीं बनती है तो माँ का जेवर भी लेते हैं, माँ का बचा बचाया पैसा भी ले लेते हैं। माँ जो पैसे जमा कर कर करके रखते हैं किसी और काम के लिए, किसी ऐसी विपत्ति के समय है काम आने के लिए, उस पैसे को भी बच्चे ठग लेते हैं। और माँ चुपचाप देते देती है, लेकिन जब पता चलता है वो भी खत्म कर दिए लॉटरी में, जुए में, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। फिर किसी को पता चलता है, पेरेंट्स पिताजी को पता चलता है, घर वाले को पता चलता है, फिर माँ को दोष देते हैं। यानी माँ के को खींच लेती, माँ की एनर्जी को खींच लेती, माँ के पावर को खींच लेती है। जब लीवर का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी बेचारी सूख जाती है और कमर दर्द शुरू हो जाता है।
यानी हाइपर एक्टिव हो गया, लीवर इम्बैलेंस हो गया, लीवर की एनर्जी किडनी की एनर्जी को खींच लेती है, और जब किडनी की एनर्जी को खींचने लगती है तो धीरे 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 किडनी की एनर्जी स्ट्रिंक होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और कमर दर्द शुरू हो जाता है। और हम उपचार करते हैं कमर दर्द के लिए। कैसे सही होगा? डाइजेशन को इंप्रूव कीजिए। इसलिए हम कहते हैं किसी को भी कमर दर्द की शुरुआत हुई है, अगर एक्सीडेंटल केस नहीं है तो उनसे पूछिए क्या 5-7 साल या 10 साल पहले से आपको कब्ज और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है? 15 साल से भी होती है, तो धीरे 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 होते होते किडनी की एनर्जी वीक होते 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 और सैटिका की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाती है। एक दिन में नहीं होती शुरू, एक दिन में नहीं शुरू होती है, साल दर साल लगता है, और हम बॉडी के उस सिग्नल को इग्नोर करते जाते हैं, फिर प्रॉब्लम एक्यूट से सब एक्यूट और फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, अब यहां देखिए क्या है, फायर और वुड का रिश्ता है। फायर और वुड का रिश्ता, यहां देखिए क्या है, एक बहुत बड़ी आग को जलते रहने के लिए बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। या फायर बेटा है और वुड माँ है, यानी लकड़ियों की जरूरत होती है जलने के लिए, देखते ही देखते सारी लकड़ियां जलकर खाक हो जाती है। यानी ये एक बहुत बड़ी आग को जलते रहने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होती है, देखते ही देखते सारी लकड़ियां जलकर खाक हो जाती है। जब बड़ा आग लगता है ना तो खाक हो जाती है, और जब खाक हो जाती है तो क्या होता है, हार्ट बहुत ज्यादा उत्तेजित यानी बेचैन हो जाता है, जिसको हमने बताया ना हॉटनेस। तो वो लीवर की सारी एनर्जी खत्म कर देता है, लीवर की एनर्जी को खींच लेता है, लीवर यानी वुड को पूरा जला देता है। और जब जल जाता है तो क्या होता है, ज्यादा टेंशन और बेचैनी में हार्ट की आग जलती है। टेंशन, बेचैनी, बिना बात का टेंशन, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ सही है। देखते होंगे जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बच्चा सेटल हो गया, बहू भी अच्छे हैं, पोता पोती भी ठीक है, बेटियां भी ठीक है, जमाई भी ठीक है, आस पड़ोस के लोग भी ठीक है, भाई बहन भी सब सेटल है, तब भी बिना बात का टेंशन, बिना बात का टेंशन, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। और लीवर नाम की जो लकड़ी है वो जलकर राख हो जाती है, इसी टेंशन के कारण, तनाव के कारण, नींद नहीं आता, ओवर थिंकिंग के कारण उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्षय होने लगती है। और अगर आग के ऊपर बहुत सारी गीली मिट्टी डाल दी जाए तो आग की गर्मी, अब ये तीसरा है, ये नेक्स्ट कनेक्शन है अर्थ और फायर का। देखिए आग को बुझाने के लिए अर्थ का सहारा लेना पड़ता है, रेती का सहारा लेते हैं ना, डस्ट का सहारा लेते हैं ना, सैंड का सहारा लेते हैं ना। ये देखिए अगर आग के ऊपर बहुत सारी गीली मिट्टी यानी अर्थ डाल दी जाए तो आग की गर्मी खत्म हो जाती है, और आग की सारी ऊर्जा सोख लेती है। आप देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे, और आग बुझाने के लिए आप इसका इस्तेमाल भी किए होंगे। आप पहले जमाने में जो स्टेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे एक एरिया में लाल कलर से कलर किया हुआ बाल्टी होता था, लोहे का बाल्टी, उसके अंदर रेती होता था, सैंड होता था, यानी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे लोग। यानी मिट्टी आग की सारी ऊर्जा सोख लेती है। अब तो शायद बहुत कम दिखता होगा। और तब क्या होता है, जब आपका पाचन जब आपका पाचन तंत्र या अर्थ बहुत भारी होता है या बहुत ज्यादा आम यानी टॉक्सिन्स उसमें डाइजेशन में बनता है, तो वह हार्ट की ऊर्जा को कम कर देता है। यानी आपका डाइजेशन वीक होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और हार्ट की एनर्जी को कम कर देता है, यानी वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है और धीरे धीरे उनको ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, किसको, हृदय को। और जब पेट में जब कब्ज और भारीपन होता है तो हार्ट की धड़कन और एनर्जी दोनों लो हो जाता है। इसलिए जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करना जरूरी है। उनके डाइजेशन अगर इम्प्रूव होगा तो हार्ट का फंक्शन सही होने लगेगा। इसलिए हार्ट की थेरेपी उपचार करने से पहले उनके डाइजेशन का भी समाधान करना चाहिए, तब आपको सही और बेहतर रिजल्ट दिखेगा।
नहीं तो रिजल्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत, समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला जो है मेटल और अर्थ का कॉम्बिनेशन देखिए, यानी मेटल और अर्थ का कॉम्बिनेशन देखिए, यहां मेटल बेटा है और अर्थ मां है। मिट्टी के अंदर से अगर आप सारा खनिज निकाल लें तो मिट्टी बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत सारे जहाँ कोयले के खदान हैं, वहां से कोयला निकाल लेते हैं तो वहां की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, वहां की फसल की पैदावार कम हो जाती है, वहां की मिट्टी बंजर हो जाती है, वहां लोग पलायन करने लगते हैं, क्योंकि खनिज तत्व मिट्टी के अंदर होती है। आपने निकाल तो लिया, निकाल तो लिए, लेकिन निकालने के बाद जो ऊपर जो उर्वरा शक्ति आती थी वो कम हो गया, मिट्टी बंजर हो जाती है। तो इसलिए मेटल उतना ही निकालना चाहिए जिससे वहां की उपजाऊ शक्ति ना संतुलित रहे। लेकिन लोग खादान के चक्कर में, मिनरल्स निकालने के चक्कर में वहां के लोगों के पेट पे लात मार देते हैं, वहां की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए जब फेफड़े बार बार बीमार होते हैं, यानी अस्थमा और एलर्जी की प्रॉब्लम किसी को होती है, तो वह पाचन तंत्र की सारी ऊर्जा खींच लेती है। इसलिए किसी को भी सर्दी खांसी होता है तो उनका डाइजेशन वीक होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनकी पेट की सफाई बहुत जरूरी है, पेट की सफाई होगी, बहुत सारे अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, आप उनको डिटॉक्स करा सकते हैं, उनको एनिमा के दे सकते हैं। और एक उदाहरण बताऊं, किसी को खांसी हो रही है, रुक ही नहीं रही है, बहुत ही बेचैनी हो रही है, उनको एनिमा का आप सहारा दिला दीजिए, इंस्टेंट कहता हूं उनको रिलीफ मिलने लगता है। और अगर अगर आपके पास एक्लैब जैसा बेहतरीन डिवाइस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खींची हुई ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं और एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। फेफड़े की बीमारी में शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि पेट का हाजमा ही गायब हो जाता है। इसलिए जिनका हाजमा कमजोर है और या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनसे पूछिए, उनका पाचन कमजोर है, उनकी किडनी कमजोर है। अगर पाचन को सही कर दिए, किडनी को स्ट्रेंथिंग कर दिए, तो अस्थमा की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसलिए लोग अस्थमा को सही करने की कोशिश करते हैं, उनके रूट को सही करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए बोलते हैं अस्थमा जब तक सांस है तब तक अस्थमा परेशान करेगा, सांस खत्म, लेना खत्म, अस्थमा खत्म। यानी आपके जीवन से अस्थमा खत्म तभी होगा जब आप खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि लोग रूट को सही नहीं करते हैं। इसलिए अस्थमा की प्रॉब्लम किसी को हो गई तो ठीक नहीं होता जीवन भर, अंत तक आपको पीछे करते रहता है। इसलिए अस्थमा को सही करने के लिए किडनी और स्टमक को सही करना पड़ेगा, अर्थ और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब अगला है वाटर और मेटल का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, वाटर और मेटल का कॉम्बिनेशन। अगर लोहे को बहुत देर तक पानी में रखा जाए तो क्या होगा? वह गल जाएगा या उसमें जंग लग जाएगी, यानी पानी धातु को खत्म कर देता है। अगर लोहे को बहुत देर तक पानी में रखा जाए तो क्या होगा? वह गल जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी और धातु को खत्म कर देगा। ठीक जब किडनी कमजोर या ओवरलोडेड हो जाती है, जब किडनी कमजोर या ओवरलोडेड हो जाती है तो फेफड़े की ऊर्जा सोख लेती है। ओवरलोडेड हो गए तो फेफड़े की ऊर्जा को सोख लेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब किडनी का बैलेंस बिगड़ता है तो फेफड़े में पानी या कफ जमा होने लगता है और सांस फूलने लगती है, फ्लूरेंसी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, लंग में इंफेक्शन शुरू हो जाता है, पानी भर जाता है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ड्रेनिंग साइकिल आपके शरीर का वो चोर है जो आपको पता चले बिना आपकी बैटरी लो कर रहा है। आप सप्लीमेंट खाते हैं लेकिन ये चोर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, उसे सोख लेता है। इस चीज को समझना
और जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत थकान महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि आपका कोई बेटा यानी आपके शरीर का कोई अंग अपनी माँ यानी दूसरे अंग की ऊर्जा चुरा रहा है। तो जो अंग ऊर्जा चुरा रहा है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। और अब हम समझते हैं एक और बेहतरीन साइकिल जिसका नाम है इंसल्टिव साइकिल। इंसल्ट करता है यानी यहाँ प्रकृति का नियम उल्टा हो जाता है और अंगों के बीच सम्मान खत्म हो जाता है। अनादर का भाव विकसित हो जाता है। और कैसे होता है इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे अर्थ यानी मिट्टी और वुड यानी लकड़ी, यहाँ देखिए इंसल्ट करने लगा। एक पेड़ यानी वुड मिट्टी को दबा करके रखता है, मिट्टी को दबा करके रखता है पेड़। लेकिन अगर मिट्टी का पहाड़ गिर जाए तो पेड़ ही उखाड़ फेंकता है। अगर मिट्टी ढह जाती है तो क्या होता है, पेड़ भी उखड़ जाता है। और यही जब पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा गंदगी, यही पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाता है तो वह लीवर को बीमार कर देता है। हम गलत चीज खाने लगते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, फास्ट, तेज और एल्कोहलिक चीज खाते हैं ज्यादा, हम अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स पीते हैं तो क्या करते हैं, हम लीवर को डैमेज पहुंचा देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। जब पेट का कचरा लीवर पर हमला करता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। इंसल्ट करने लगते हैं हम एक दूसरे की, कचरा फेंकने लगते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं अपमान करने लगते हैं। इसलिए अगला तत्व क्या कहता है, अगर वुड और मेटल का देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिए वुड और मेटल का कॉम्बिनेशन क्या कहती है, कुल्हाड़ी यानी लकड़ी, कुल्हाड़ी यानी मेटल और लकड़ी को काटती है। ये कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, लेकिन अगर लकड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो, ये लकड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो, लोहे जैसे मजबूत हो जाए तो कुल्हाड़ी की धार को ही मोड़ देती है या उसे तोड़ देती है। जिसको हम काटते हैं वो मजबूत होता है तो क्या होता है, कुल्हाड़ी उछल के चला जाता है, धार कमजोर पड़ जाता है, बार बार धार चढ़ाना पड़ता है। और कब, जब लीवर में बहुत ज्यादा रुकी हुई ऊर्जा स्टेग्नेशन हो जाती है तो फेफड़े यानी सांस लेने की शक्ति को अपमानित करता है। कभी कभी क्या होता है, एंजाइना पेन क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ कभी कभी लीवर के कारण भी होता है। एनर्जी सिंक करे, रुक गई एनर्जी, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जब गुस्सा यानी हद पार करता है तो फेफड़े का दम घुटने लगता है। क्या है, कभी कभी लोगों को गुस्सा आ जाता है, सांस फूलने लगता है और अस्थमा का दौरा पड़ने लगता है, ज्यादा गुस्सा आने के कारण भी। देखिए जब लोग हाँफने लगे तो समझिए क्या चाहिए उनको, पानी पिलाओ, शांत करो। अब अगला क्या कहता है, मेटल और फायर का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, मेटल और फायर का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कहता है यहाँ पे आग यानी फायर लोहे को पिघलाती है, आग ये लोहे को पिघलाती है। लेकिन अगर आग बहुत छोटी हो और उसके ऊपर लोहा का भारी तवा रख दिया जाए, आग छोटी हो और उस पे लोहे का भारी तवा रख दिया जाए तो आग बुझ जाती है। अच्छा मुझे बताइए कितने लोग तवे पे रोटी, मतलब तवे पे तो खाए हैं, चूल्हे पे रोटी बने हुए रोटी खाए हैं, कौन सा चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे पे आग ज्यादा देते हैं, तवा ऊपर में रहता है। लेकिन कम आग पे अगर तवा रख देंगे तो आग दब जाती है और आग बुझ जाती है। वही यहाँ बताया गया है, तो आग बुझ जाएगी और धातु आग को दबा देती है। यानी धातु मेटल का होता है ना, लोहे का होता है ना तवा, वो आग को दबा देती है। लेकिन कब होगा, उसके बाद क्या होता है, जो देखिए जब फेफड़े में बहुत ज्यादा कफ या ब्लॉकेज होता है, जब फेफड़े में बहुत ज्यादा कफ या ब्लॉकेज होता है तो हार्ट यानी हृदय की धड़कन और गर्मी को कमजोर कर देती है। इसलिए जिनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है उम्र बढ़ने के कारण ना, उनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होने लगती है, घबराता है जी। यानी अगर आपका मेटल भी कमजोर होगा, यानी आपके मेटल तत्व यानी
आपका लंग्स कमजोर हुआ तो हार्ट का फंक्शन उससे बाधित होता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू आती है, जाते हैं हॉस्पिटल में चेक कराते हैं तो बोलते हैं नहीं नॉर्मल है, सांस लेने की दिक्कत है, सर्दी है इसलिए, खांसी है इसलिए, कफ हो बन गया इसलिए आपको ये दिक्कतें हो रही है। इसलिए फेफड़े का कफ जब बढ़ता है तो हार्ट पे दबाव आता है और इंसान को घबराहट होने लगती है। लेकिन अगला तत्व क्या कहती है? फायर और वाटर का संबंध देखिए, फिर से आया। पानी आग को बुझाता है, पानी आग को बुझाता है, लेकिन अगर आग जंगल की आग जैसी भीषण हो जाए, नॉर्मल आग जब वो भीषण आग में कन्वर्ट हो जाए तो पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। पानी को भाप बना के उड़ा देती है। आग पानी का अपमान करती है। जब ये अपमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? जब शरीर में हार्ट यानी फायर एक्सट्रीम हो जाती है, एंजाइटी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वह किडनी के तत्व को सुखा देती है। किडनी के वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेती है, किडनी की ठंडक को खींच लेती है, और जब ठंडक को खींच लेती है तो क्या होता है? जब मानसिक तनाव यानी फायर हद से बढ़ जाता है तो किडनी दबाव यानी किडनी जवाब दे देती है और हड्डियां गलने लगती है। यानी किडनी वीक हो जाएगा तो आपकी बोन डेंसिटी वीक हो जाएगी और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर होने लगते हैं। ये नहीं, उम्र बढ़ने के कारण ये सारे प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। मानसिक जो प्रॉब्लम होने लगते हैं धीरे 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 बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। और अगला जो है वह है पानी और अर्थ का संयोग। पानी और अर्थ का संयोग क्या कहती है? मिट्टी और पानी क्या क्या है? मिट्टी पानी को रोकती है, लेकिन जब सुनामी या बाढ़ आ जाती है ना, मिट्टी यहां देख रहे थे, मिट्टी पानी को रोकती है, बांध बना के रोक रही थी, लेकिन यहाँ जब सुनामी या बाढ़ आती है तो पानी मिट्टी के बांध को तोड़कर बहा ले जाती है। वह कंट्रोल नहीं कर पाते, इंसल्ट कर देता है वो मिट्टी का पानी ने। और जब ये होती है तो जब किडनी बहुत ज्यादा कमजोर या ओवरलोडेड होती है तो वह पाचन तंत्र को पूरी तरह ठप कर देती है। इसलिए जिसको कैल्शियम की भी डिफिशियंसी होती है ना, उनका भी डाइजेशन वीक होने लगता है। जिनका किडनी भी कमजोर होती है उनका भी डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कम हो गई, ऊर्जा ही कम हो गई, पाचन ही नहीं हो पाता है। इसलिए उम्र बढ़ रहा है तो ये 60+ जो लोग होते हैं उनका डाइजेशन धीरे धीरे इसीलिए वीक होने लगता है, क्योंकि किडनी की एनर्जी सिंक होने लगी है। इसलिए कमर के नीचे बीसीएम मशीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। और जब डाइजेशन वीक होगा तो क्या होगा? सही से नहीं होगा डाइजेशन तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होगा, चाहे आप इंसुलिन लें, मेडिसिन लें या और थेरेपी लें। इसलिए हमने बताया था पिछले ट्रेनिंग में, कमर के नीचे बीसीएम लीजिए, किडनी को सपोर्ट कीजिए और ब्लड शुगर कंट्रोल होने में आसानी मिलेगी। जब किडनी की बीमारी बढ़ती है तो भूख मर जाती है और इंसान का पेट काम करना बंद कर देता है। हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए जब आप अपने शरीर की नहीं सुनते और गलत डाइट लेते हैं तो आपके अंग यानी बागी हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, हम सब के लिए जरूरी है, अपने परिवारजनों के लिए भी जरूरी है और पेशेंट के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने शरीर की नहीं सुनते ना और गलत डाइट लेते हैं, गलत तरीके की चीज खाते हैं, सोचते हैं हमको क्या होगा, हम तो जवान हैं, दिल तो बच्चा है जी, इसी बात करते हैं, तो आपके अंग बागी हो जाते हैं और वो एक दूसरे की बात मानना बंद कर देते हैं। इसलिए सात्विक संतुलित और सुपाच्य बैलेंस डाइट लेने की कोशिश खुद भी करना चाहिए, अपने परिवारजनों को भी उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए और अपने पेशेंट के लिए भी
नहीं जरूरी है। इसलिए इंसल्टिव साइकिल का मतलब है कि अब आप बात हाथ से निकल रही है, यहाँ आपको साधारण इलाज नहीं बल्कि रीबैलेंसिंग की जरूरत है, रिकरेक्ट करने की जरूरत है। सोच के काम नहीं चलेगा, सोचना है और समाधान ढूंढने की नौबत आ पड़ी है। इसलिए यहाँ एक्युलाइफ और विषम सबसे बड़ा काम करते हैं और ये विद्रोही अंगों को शांत करते हैं और शरीर में फिर से अनुशासन, डिसिप्लिन, कंट्रोल पैदा करते हैं। और आपके पास बेहतरीन सप्लीमेंट हो सकता है जिसका नाम है जिमनिमा। यानी ये मिट्टी यानी अर्थ को साफ करता है, गंदगी को शरीर से बाहर निकालता है ताकि लीवर को इंसल्ट न कर सके, ताकि लीवर को इंसल्ट न कर सके। और ये ऊर्जा के 4 चक्र यानी माँ बेटे का प्यार जो हम कंस्ट्रक्टिव साइकिल के बारे में किया था, और कंट्रोलिंग साइकिल, और इस सबक के बारे में हमने समझा जाना। अब आप समझाइए मुझे, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पेशेंट का जो प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है उसका रूट कॉज क्या है, आसानी से समझ गए होंगे। जरूर मैं बताने की कोशिश कीजिएगा, इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा जिससे और बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें हमारे शरीर के अंदर कौन से तत्व की एनर्जी क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, यानी हर अंग एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, कौन सी ऊर्जा कम हो जाती है तो किसको क्या बाधित करती है। इसलिए मैं आहार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कल हम इसी पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे जिसमें जानेंगे, समझेंगे और अपने शरीर को उस तत्व को बैलेंस करने का वो समाधान भी समझने की कोशिश करेंगे।